भारतीय इतिहास का वो सुनहरा पन्ना जिसने पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक ही धागे में पिरो दिया। हाँ बिल्कुल। आज हम गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य में। ये है अध्याय 18 मौर्य युग पर हमारी गहन चर्चा। और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। देखिए, मौर्य काल प्रीलिम्स और मेंस मतलब जीएस पेपर 1 दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस अध्याय के हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना से लेकर अशोक के धम्म और साम्राज्य के संगठन तक सब कुछ। अच्छा। हाँ, हम जानेंगे कि कैसे इस साम्राज्य की नींव पड़ी, इसका प्रशासन कैसा था, वो कलिंग युद्ध जिसने अशोक को बदल दिया, और हाँ, इतिहास में मौर्यों का क्या स्थान है। तो कह सकते हैं आज हम चैप्टर 18 मौर्य युग का पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल में। वाह, पोस्टमार्टम। तैयार हो जाइए एक विस्तृत यात्रा के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्थापक से, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके वंश को लेकर थोड़ा विवाद सा है ना? हाँ बिल्कुल है। देखिए, जो ब्राह्मण परंपरा है वो कहती है कि ये नंद दरबार की एक शूद्र महिला थी, मुरा उनके पुत्र थे। मुरा, अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ बौद्ध परंपरा है, वो इन्हें गोरखपुर क्षेत्र के पिपलीवन गणराज्य के मौर्य क्षत्रिय कुल का बताती हैं। तो क्षत्रिय कुल मतलब दो अलग अलग बातें हैं। जी, जो भी सच हो, एक बात तो पक्की है, इन्होंने नंदों के शासन के अंतिम दिनों का कह सकते हैं पूरा फायदा उठाया। और इसमें उनकी मदद की चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य, बिल्कुल, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। दोहराएं, चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य की ही मदद से चंद्रगुप्त ने नंदों को उखाड़ फेंका। और चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की जो कूटनीति थी, उसका बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है विशाखदत्त के 9वीं सदी के नाटक में। हाँ, वो प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस। बिल्कुल सही, मुद्रा राक्षस। लेखक विशाखदत्त। दोहराएं, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, 9वीं सदी। जी। एक यूनानी लेखक है जस्टिन, वो तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? हाँ, 6 लाख। ये शायद थोड़ी अतिशोक्ति हो, मतलब एग्जैजरेशन। जी। लेकिन बात महत्वपूर्ण है, उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत को सेल्यूकस निकेटर के शासन से मुक्त कराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सेल्यूकस निकेटर। दोहराएं, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था, जो सिकंदर के जाने के बाद सिंध के पश्चिम के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। अच्छा, तो चंद्रगुप्त का उससे युद्ध हुआ? हाँ, युद्ध हुआ और उसके बाद संधि हुई, और उस संधि में सेल्यूकस को पूर्वी अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध के पश्चिम का जो इलाका था वो चंद्रगुप्त को देना पड़ा। और बदले में? बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। दोहराएं, 500 हाथी। 500 हाथी। उस जमाने में हाथियों की सैन्य अहमियत बहुत ज्यादा थी, है ना? बिल्कुल, ये एक तरह से मिलिट्री पावर का सिंबल थे। और ऐसा भी शायद हुआ कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया, मतलब एक डिप्लोमेटिक अलायंस भी बना। तो इस तरह चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य बना लिया। इसमें कहाँ-कहाँ के इलाके थे? देखिए, इसमें सिर्फ बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बड़े हिस्से ही नहीं थे, बल्कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल था। मतलब दक्षिण तक पहुंच थी। लगभग पूरा उपमहाद्वीप। हाँ, लगभग। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो करीब करीब पूरा उपमहाद्वीप मौर्यों के अधीन आ गया था। ये जानना रोचक है कि ये क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के भारतीय हिस्से से भी बड़ा था। सच में? ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा? ये तो कमाल की बात है। जी। और मौर्यों ने उन गणराज्यों या संघों को भी जीता जिन्हें कौटिल्य साम्राज्य के विकास में बाधा मानते थे, मतलब जो छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे। अच्छा, तो उन्हें भी खत्म किया। की बात करते हैं, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। मौर्यों का प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित, बहुत सिस्टमैटिक था, और इसकी जानकारी हमें 2 मुख्य स्रोतों से मिलती है। कौन से? एक तो है मेगस्थनीज की इंडिका और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोहराएं, मेगस्थनीज, इंडिका, कौटिल्य, अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज, इंडिका, कौटिल्य, अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज तो राजदूत था ना सेल्यूकस का? जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा काफी समय तक। लेकिन क्या इंडिका हमें पूरी मिली है? दुर्भाग्य से मेगस्थनीज की जो मूल इंडिका थी वो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके जो अंश हैं, उद्धरण, वो बाद के ग्रीक और रोमन लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं। हमें वहीं से जानकारी जुटानी पड़ती है। और अर्थशास्त्र का क्या?
वो तो कौटिल्य ने लिखा। हाँ, लिखा तो कौटिल्य ने, लेकिन अर्थशास्त्र को जो उसका अंतिम रूप मिला वो शायद मौर्य शासन के कुछ सदियों बाद दिया गया। फिर भी इसमें मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब ये एक इनवैल्यूएबल सोर्स है। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से राजा कैसा था चंद्रगुप्त? अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त एक निरंकुश शासक था। सारी शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित थी। एब्सोल्यूट मोनार्क कह सकते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ अपनी मनमानी करता था? नहीं, ऐसा भी नहीं। राजा का एक आदर्श भी बताया गया है कि प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है। ये एक तरह का राजधर्म था। और मेगास्थनीज बताता है कि राजा की सहायता के लिए एक परिषद होती थी, एक काउंसिल। अच्छा, परिषद। हाँ। इसमें कौन लोग होते थे? इसके सदस्य अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विजडम के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, उनकी सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं थी। मतलब राजा चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। तो फिर परिषद का फायदा ये था कि जो उच्च अधिकारी होते थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, उनका चयन इन्हीं पार्षदों में से होता था। तो एक तरह से ये टैलेंट पूल भी था। समझ गया। और साम्राज्य को कैसे बांटा गया था? प्रांत वगैरह? हाँ, साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था और हर प्रांत का प्रमुख आमतौर पर शाही वंश का कोई राजकुमार होता था, मतलब रॉयल ब्लड। अच्छा, राजकुमारों को गवर्नर बनाते थे। जी। और फिर प्रांतों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया था और गांवों और शहर दोनों के प्रशासन के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। मतलब रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों वेल डिफाइंड थे। मौर्य काल के शहरों के कुछ नाम? हाँ, खुदाई में कई बड़े शहर मिले हैं जो मौर्य काल से संबंधित हैं, जैसे पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, फिर कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला। दोहराएं, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला, ये सब बड़े केंद्र थे। बिल्कुल, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में काफी लिखा है ना? वो उसे कुछ और नाम से बुलाता था। हाँ, वो उसे पालीबोथरा कहता था। दोहराएं, पाटलिपुत्र, पालीबोथरा। पालीबोथरा का मतलब शायद फाटकों वाला शहर, सिटी विद गेट्स होता होगा। पालीबोथरा। क्या बताया उसने शहर के बारे में? उसने बताया कि ये शहर एक गहरी खाई, मतलब मोट, और लकड़ी की दीवार से घिरा था और उस दीवार में 570 टावर और 64 गेट थे। 570 टावर, 64 गेट, ये तो बहुत बड़ा और सुरक्षित शहर रहा होगा। क्या ये बातें पुरातात्विक सबूतों से मेल खाती हैं? हाँ, ये विवरण पटना के पास जो कुम्हरार वगैरह में खुदाई हुई है उससे काफी हद तक मेल खाता है। लकड़ी के विशाल स्तंभों के अवशेष मिले हैं। अच्छा, और शहर का प्रशासन कैसे चलता था पाटलिपुत्र का? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था, 6 कमिटीज, और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। दोहराएं, 6 समितियां, 5 सदस्य प्रत्येक। 6 समितियां, 5 सदस्य, कुल 30 लोग। इनके काम क्या थे? इनके काम बड़े डाइवर्स थे, जैसे शहर की सफाई का ध्यान रखना, जो विदेशी आते थे उनकी देखभाल करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, बाट और माप का विनियमन यानी वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करना, और भी कई तरह के काम थे। बाट और माप, वेट्स एंड मेजर्स, क्या इसके सबूत मिले हैं? हाँ, बिहार में कई जगहों पर मौर्यकालीन बाट पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि मेगास्थनीज का विवरण काफी हद तक सही था, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम था। ये तो शहर की बात हुई। कौटिल्य केंद्र सरकार के बारे में क्या बताते हैं? कौटिल्य के अनुसार केंद्र सरकार लगभग 2 दर्जन विभागों, मतलब करीब 24 डिपार्टमेंट्स का रखरखाव करती थी, और ये विभाग राज्य की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। रेगुलेशन बहुत था। और सबसे खास बात तो सेना थी शायद। बिल्कुल, सबसे खास बात थी विशाल सेना का रखरखाव। रोमन लेखक प्लिनी बताते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। बाप रे, 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। दोहराएं, 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, और एक अन्य स्रोत 8,000 रथों का भी उल्लेख करता है। हालांकि ये आंकड़े थोड़े बड़े चढ़े हो सकते हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि मौर्य सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। इतनी बड़ी सेना का प्रशासन कैसे होता था? सेना का प्रशासन भी बड़ा सिस्टमैटिक था। इसके लिए 30 अधिकारियों का एक बोर्ड होता था, और ये बोर्ड भी 6 समितियों में विभाजित था, जैसे पाटलिपुत्र का प्रशासन था। अच्छा, यहाँ भी 6 समितियां। हाँ,
प्रत्येक समिति सेना के 6 अंगों में से एक की देखभाल के लिए जिम्मेदार थी। कौन कौन से अंग? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन। अच्छा, नेवी भी थी और ट्रांसपोर्ट भी। कमाल है। दोहराएं, 6 समितियां, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना, परिवहन। जी, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना, परिवहन। ये दिखाता है कि उनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉम्प्रिहेंसिव था। सोचिए, मौर्यों की सैन्य ताकत नंदों की तुलना में लगभग 3 गुना बड़ी थी। 3 गुना। तभी वो इतना बड़ा साम्राज्य बना पाए और उसे संभाल पाए। लेकिन फिर वही सवाल, चंद्रगुप्त इतने बड़े राज्य का प्रबंधन करते कैसे थे? पैसा कहाँ से आता था? What were the sources of revenue? अच्छा सवाल है। अगर हम अर्थशास्त्र पे भरोसा करें तो राज्य अर्थव्यवस्था की लगभग सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। मतलब स्टेट कंट्रोल बहुत था। जैसे राज्य खुद नई भूमि पर खेती शुरू करवाता था। किसकी मदद से? कृषकों और शूद्र मजदूरों की मदद से। मतलब एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन को स्टेट प्रमोट कर रहा था। और टैक्स, राजस्व के मुख्य स्रोत क्या थे? किसानों से उनकी उपज का 1/4 से लेकर 1/16 भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। ये रेट अलग अलग हो सकता था, जमीन की फर्टिलिटी वगैरह के आधार पर। 1/4 से 1/16, ठीक है। और जिन लोगों को सिंचाई की सुविधा दी जाती थी, जैसे नहरों से पानी, उनसे अतिरिक्त कर मतलब इरिगेशन टैक्स भी लिया जाता था। अच्छा, सुविधा के बदले टैक्स। बिल्कुल। और अगर कोई आपातकाल आ गया, जैसे युद्ध या अकाल, तो किसानों को ज्यादा फसल उगाने के लिए मजबूर भी किया जा सकता था। मतलब बोझ किसानों पर ही पड़ता था। काफी हद तक। इसके अलावा जो माल बिक्री के लिए शहर में लाया जाता था, उस पर चुंगी मतलब टोल या कस्टम्स ड्यूटी वसूली जाती थी। व्यापार पर भी टैक्स था। और क्या राज्य का किसी चीज पर एकाधिकार माने मोनोपोली थी? हाँ, कई चीजों पर, जैसे खनन, माइनिंग, शराब की बिक्री, लिकर ट्रेड, हथियारों का निर्माण, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पर राज्य का एकाधिकार था। तो इन सब से तो शाही खजाने में बहुत पैसा आता होगा। जाहिर है, इन सभी स्रोतों से शाही खजाने के लिए विशाल संसाधन जुटते थे और साम्राज्य को एक बहुत मजबूत वित्तीय आधार और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस मिला। इसी पैसे से वो विशाल सेना और प्रशासन का खर्च उठाते थे। ये तो हुई चंद्रगुप्त और उनके प्रशासन की बात। अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे महान शासक पर, अशोक। हाँ, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार का भी यूनानी राजाओं से संपर्क बना रहा, ये महत्वपूर्ण है। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, मौर्य वंश का सबसे महान शासक। इनका शासनकाल क्या था? अशोक का शासनकाल माना जाता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। दोहराएं, शासनकाल 273-232 ईसा पूर्व। 273 से 232 ईसा पूर्व, लगभग 40 साल। लेकिन इनके बारे में कुछ कहानियां भी हैं कि ये शुरू में बड़े क्रूर थे। हाँ, बौद्ध परंपरा तो यही कहती है। उसके अनुसार अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत क्रूर था और सिंहासन पाने के लिए उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 99 भाइयों की? ये सच है? देखिए, ये कथन एक किंवदंती, एक लेजेंड पर आधारित लगता है। और बौद्ध लेखकों द्वारा जो अशोक की जीवनी लिखी गई है, वो कल्पना से इतनी भरी हुई है कि उसे पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। इतिहासकारों को इस पर संदेह है। तो फिर हमें अशोक के बारे में विश्वसनीय जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक का इतिहास मुख्य रूप से उसके अपने शिलालेखों मतलब इंस्क्रिप्शंस के आधार पर फिर से बनाया गया है। ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स माने जाते हैं। अच्छा, उनके शिलालेख कितने हैं ये और कहाँ मिले हैं? इनकी संख्या लगभग 39 है और इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे मुख्य शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट्स, लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट्स, पृथक शिलालेख सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, मुख्य स्तंभ लेख मेजर पिलर एडिक्ट्स और लघु स्तंभ लेख माइनर पिलर एडिक्ट्स। 5 श्रेणियां दोहराएं, मुख्य शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, मुख्य स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। जी, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स। क्या इन शिलालेखों में उनका नाम अशोक लिखा है? ये दिलचस्प सवाल है। अशोक नाम केवल लघु शिलालेख आय की प्रतियों में मिलता है। और ये प्रतियां कहाँ मिली है? कर्नाटक में 3 जगहों पर और मध्य प्रदेश में 1 जगह पर। कुल मिलाकर अशोक का नाम सिर्फ 4 बार आता है। सिर्फ 4 बार? और वो भी दक्षिण और मध्य भारत में। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत के किसी भी शिलालेख में उसका नाम अशोक नहीं मिलता है। तो फिर क्या लिखा मिलता है? उन्हें क्या कहकर संबोधित किया गया है? शिलालेखों में अधिकतर उपाधियां मिलती हैं,
सबसे आम है देवानम्पिय पियदस्सी। देवानम्पिय पियदस्सी। दोहराएं, देवानम्पिय पियदस्सी। इसका क्या मतलब है? देवानम्पिय मतलब देवताओं का प्रिय और पियदस्सी मतलब प्रियदर्शी, ही हु लुक्स अपॉन काइंडली और गुड लुकिंग। देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी। क्या ये उपाधि सिर्फ अशोक की थी? नहीं, देवानम्प्रिय उपाधि अशोक के लिए अनोखी नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसके पूर्वजों ने भी इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन पियदस्सी, जो अच्छा दिखने वाला या प्रियदर्शी है, वो शायद उसकी अद्वितीय उपाधि लगती है। अच्छा। और ये शिलालेख मिले कहाँ-कहाँ हैं? अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुल मिला के 47 स्थानों पर पाए गए हैं। और अगर इनके अलग-अलग संस्करणों को गिने तो कुल संख्या 182 तक पहुंच जाती है। हालांकि इनमें से 2 नकली माने जाते हैं। 47 स्थान, 182 संस्करण। ये तो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। क्या इनकी लोकेशन में कोई खास बात है? हाँ, ये अक्सर प्राचीन राजमार्गों मतलब एंशिएंट हाईवेज पर स्थित है, जहां से ज्यादा लोग गुजरते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें पढ़ सकें या सुन सकें। और इनकी भाषा और लिपि, क्या वो सब जगह एक ही थी? नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश उपमहाद्वीप मतलब भारत के ज्यादातर हिस्सों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। दोहराएं, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। प्राकृत और ब्राह्मी। लेकिन उत्तर पश्चिम में, जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है, वहां प्राकृत भाषा तो थी, लेकिन लिपि खरोष्टी थी। दोहराएं, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी, अच्छा। और अफगानिस्तान में तो वे अरामी और यूनानी लिपियों और भाषाओं में भी लिखे गए थे। दोहराएं, अरामी और यूनानी लिपि और भाषा। प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामी, यूनानी, मतलब अशोक स्थानीय भाषाओं और लिपियों का भी ध्यान रखते थे। बिल्कुल, ये उनकी समझदारी और दूरदर्शिता दिखाता है। और एक और खास बात, अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा से बात की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये तो सच में अनोखी बात है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने अशोक को बहुत बदला, कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध। अशोक की नीति में जो बड़ा बदलाव आया, वो उसके राज्याभिषेक के 8 साल बाद हुए इसी एकमात्र बड़े युद्ध कलिंग युद्ध के बाद आया। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा? हाँ, मुख्यतः आज का तटीय उड़ीसा। इस युद्ध के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अशोक के अपने 13वें मुख्य शिलालेख से, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13, हाँ। उसमें इस युद्ध का जिक्र है। क्या लिखा है इसमें? कितना विनाश हुआ था? शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 100,000 लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और इससे कई गुना अधिक लोग युद्ध की वजह से नष्ट हो गए, मतलब फैमिन, डिजीज वगैरह से। 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख बंदी। दोहराएं आंकड़े, 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख बंदी। इस संख्या तो भयावह है। बहुत भयावह है। हालांकि हो सकता है ये संख्याएं कुछ अतिरंजित हों, एग्जैजरेटेड हों, क्योंकि 1 लाख का आंकड़ा अशोक के शिलालेखों में कई जगह एक क्लीशे की तरह, मतलब एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड तरीका कहने का। हाँ, फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध बहुत विनाशकारी था। और ऐसा लगता है कि राजा युद्ध के कारण हुए कष्टों से, सफरिंग से बहुत दुखी हुआ। उसे पश्चाताप हुआ। हाँ, शिलालेख कहता है कि युद्ध में जो ब्राह्मण पुजारी और बौद्ध भिक्षु थे, उन्हें जो पीड़ा हुई और आम लोगों को जो कष्ट हुआ, उसने अशोक को बहुत दुख और गहरे पश्चाताप से भर दिया। और इसी के बाद उसने अपनी नीति बदली। बिल्कुल, इसीलिए उसने भौतिक कब्जे की नीति, मतलब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को छोड़ दिया और सांस्कृतिक विजय, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में, भेरी घोष, युद्ध का घोष या वॉर ड्रम, को धम्म घोष, धर्म का घोष या ड्रम ऑफ राइचियसनेस से बदल दिया गया। भेरी घोष से धम्म घोष। दोहराए, भेरी घोष से धम्म घोष। भेरी घोष से धम्म घोष। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। क्या आप 13वें शिलालेख से कुछ पंक्तियां बता सकते हैं? हाँ, उसमें लिखा है, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1,50,000 व्यक्ति निर्वासित किए गए, 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना अधिक नष्ट हुए। बाद में जब कलिंग पर विजय प्राप्त हो गई तो देवताओं के प्रिय ने गहन रूप से धम्म का पालन किया, धम्म की कामना की और धम्म की शिक्षा दी। तो वो खुद कह रहा है कि युद्ध के बाद उसने धम्म अपनाया। जी, और शिलालेख आगे कहता है, जब एक अविजित देश पर विजय प्राप्त की जाती है तो वध, मृत्यु और लोगों का निर्वासन देवताओं के प्रिय को अत्यंत गंभीर लगता है और भारी पड़ता है। वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। हाँ, और आगे कहता है,
देवताओं के प्रिय के लिए इससे भी अधिक शोचनीय ये है कि वहां रहने वाले ब्राह्मण, श्रमण यानी भिक्षु या अन्य संप्रदायों के लोग या गृहस्थ जो अपने गुरुओं और माता पिता की आज्ञा मानते हैं, जो अपने मित्रों, परिचितों, सहकर्मियों, रिश्तेदारों, दासों और नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं और दृढ़ता से समर्पित हैं, वे हिंसा, मृत्यु या अपने प्रियजनों से अलगाव का शिकार होते हैं। मतलब युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों पर नहीं, समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। बिल्कुल। और अंत में वो कहता है, आज यदि कलिंग पर विजय प्राप्त करने पर मारे गए या निर्वासित किए गए लोगों का 100वां या 1000वां हिस्सा भी इसी तरह पीड़ित होता, तो यह देवताओं के प्रिय के मन पर भारी पड़ता। देवताओं के प्रिय मानते हैं कि धम्म द्वारा विजय ही सबसे प्रमुख विजय है। धम्म द्वारा विजय ही सबसे प्रमुख विजय है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अशोक की नई नीति का सार है। तो इस नई नीति के तहत उसने क्या किया? अब अशोक ने एक तरह से वैचारिक रूप से जो आदिवासी लोग थे और सीमावर्ती राज्य थे, उनसे अपील की। क्या अपील? कि राजा की आज्ञा मानो, उनमें विश्वास रखो। उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस विचार का प्रचार करें। मतलब प्यार से समझाने की कोशिश। हाँ, उसने विदेशी राज्यों को भी सैन्य विजय के लिए वैध क्षेत्र मानना बंद कर दिया, और न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि विदेशी भूमि में भी, जैसे पश्चिम एशिया और ग्रीस के यूनानी राज्यों में पुरुषों और जानवरों के कल्याण के लिए कदम उठाए। उसने शांति के राजदूत भेजे, डिप्लोमैटिक मिशंस फॉर पीस, और बौद्ध धर्म का प्रचार। हाँ, परंपरा तो यही कहती है कि उसने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भेजे, और इसका कुछ समर्थन शिलालेखों से भी मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह से शांतिवादी, मतलब एब्सोल्यूट पैसिफिस्ट बन गया था? उसने सेना वगैरह सब खत्म कर दी थी? नहीं, ये सोचना गलत होगा। जैसा मैंने कहा, उसने विजय के बाद कलिंग को अपने साम्राज्य में बनाए रखा, उसे छोड़ा नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो विशाल सेना थी, उसे भंग नहीं किया। सेना वैसी ही बनी रही, और उसने बार बार सीमावर्ती आदिवासी लोगों को चेतावनी भी दी कि यदि वे स्थापित सामाजिक व्यवस्था और धार्मिकता धम्म का उल्लंघन करते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे। मतलब जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग का विकल्प खुला रखा था। तो पूरी तरह पैसिफिस्ट नहीं था। लेकिन साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उसने और क्या किया? साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उसने राजुक नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। दोहराएं, राजुक। राजुक, ये कौन थे? ये बड़े शक्तिशाली अधिकारी थे। इन्हें लोगों को पुरस्कृत करने और दंडित करने दोनों का अधिकार था। मतलब जुडिशियल पावर्स भी थी इनके पास। ये एक तरह से प्रांतीय गवर्नरों की तरह काम करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। अच्छा, और क्या अशोक की इस नई नीति का कोई असर जमीन पर दिखा? हाँ, कुछ हद तक। कंधार में जो शिलालेख मिला है वो उसकी नीति की सफलता का एक प्रमाण देता है। उसमें लिखा है कि वहां के शिकारी और मछुआरे धीरे धीरे शिकार छोड़कर कृषि जीवन अपना रहे थे। मतलब एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। ये तो अच्छा बदलाव था। अब जरा अशोक की आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म से उसके संबंध पर और बात करते हैं। हाँ, तो जैसा हमने देखा, अशोक कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, या कह सकते हैं उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ बहुत बढ़ गया। परंपरा क्या कहती है इस बारे में? परंपरा के अनुसार वो एक भिक्षु बन गया। उसने बौद्धों को भारी दान दिए और बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, जिन्हें धम्म यात्रा कहा गया। इसका उल्लेख उसके शिलालेखों में भी है। लुम्बिनी वगैरह की यात्रा। हाँ, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। और परंपरा ये भी कहती है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति, मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। दोहराएं, तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति, ये महत्वपूर्ण घटना थी बौद्ध धर्म के इतिहास में। बिल्कुल। और जैसा पहले कहा, उसने दक्षिण भारत, श्रीलंका, म्यांमार, तब बर्मा और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भेजे। और श्रीलंका में जो दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं, वो वहां प्रारंभिक बौद्ध उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। मतलब ये मिशन सफल रहे थे। अशोक ने अपने राजत्व का आदर्श क्या रखा? मतलब राजा कैसा होना चाहिए? उसने पितृसत्तात्मक राजत्व, मतलब पैटर्नल किंगशिप का एक बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया। वो बार बार कहता था, सभी प्रजा मेरी संतान है। और उसने अपने अधिकारियों से भी कहा कि वे लोगों को अपनी संतान की तरह देखें। केयर एंड कंपैशन पर जोर था। और ये जो धम्म था, इसे फैलाने के लिए उसने क्या किया? उसने अपने साम्राज्य में धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए। दोहराएं, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र,
इनका क्या काम था? इनका काम था विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच महिलाओं सहित धम्म का प्रचार करना और यह सुनिश्चित करना कि लोगों को न्याय मिले। वे एक तरह से मोरालिटी और जस्टिस के ऑफिसर थे। क्या उसने कुछ सामाजिक रीतियों पर रोक भी लगाई? हाँ, उसने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कुछ अनुष्ठानों को, जिन्हें वो अंधविश्वास मानता था, अस्वीकार कर दिया। उसने कुछ खास जानवरों और पक्षियों को मारने पर रोक लगा दी, शाही रसोई में जानवरों के वध को सीमित कर दिया और यज्ञों में जो पशु बलि दी जाती थी उस पर भी रोक लगा दी। अहिंसा पर बहुत जोर था। जी, उसने उन सामाजिक समारोहों, जिन्हें समाज कहा जाता था, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें लोग अत्यधिक भोग विलास मतलब एक्सेसिव मेरी मेकिंग एंड ड्रिंकिंग में लिप्त होते थे। तो ये जो अशोक का धम्म था, क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म ही था या कुछ और? देखिए, अशोक का धम्म कोई संकीर्ण धार्मिक विश्वास या हठधर्मिता मतलब डॉगमा नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, कंधार में जो यूनानी शिलालेख मिला है वो तो साफ तौर पर विभिन्न संप्रदायों के बीच मैत्री मतलब फ्रेंडशिप एंड हार्मनी का उपदेश देता है। तो मतलब ये सभी धर्मों के लिए था? एक तरह से हाँ। अशोक के शिलालेखों में न केवल धर्म और नैतिकता की बातें हैं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक मामले भी शामिल हैं। इनकी तुलना हम संस्कृत में ब्राह्मणवादी प्रभाव के तहत लिखे गए धर्मशास्त्रों या कानून पुस्तकों से कर सकते हैं। लेकिन अशोक के शिलालेख तो प्राकृत में थे। हाँ, अशोक के शिलालेख प्राकृत में हैं और उन पर बौद्ध प्रभाव ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका उद्देश्य व्यापक था। क्या उद्देश्य था धम्म का? करें, दासों और नौकरों पर दया दिखाएं और सबसे महत्वपूर्ण, राजा के प्रति दृढ़ भक्ति या वफादारी दिखाएं, लॉयल्टी टू द किंग। ये बातें तो कई धर्मों में मिलती हैं। बिल्कुल, ये निर्देश बौद्ध और ब्राह्मणवादी दोनों धर्मों में पाए जाते हैं। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। उसने जानवरों के प्रति दया और रिश्तेदारों के प्रति उचित व्यवहार पर जोर दिया। तो क्या धम्म का लक्ष्य लोगों को मोक्ष या निर्वाण दिलाना था? नहीं, उसकी शिक्षाओं का उद्देश्य परिवार की संस्था और मौजूदा सामाजिक वर्गों को मजबूत करना था। उसने कहा कि यदि लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वे निर्वाण प्राप्त करेंगे, जो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। अच्छा, स्वर्ग की बात की, निर्वाण की नहीं। जी, तो अशोक की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य सहिष्णुता, टॉलरेंस के आधार पर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और मजबूत करना था। ऐसा नहीं लगता कि उसने किसी एक सांप्रदायिक आस्था मतलब सेक्टेरियन फेथ का प्रचार किया हो। ये एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट था। अब आते हैं अंतिम सवाल पर। इतिहास में अशोक का स्थान क्या है? व्हाट इज अशोका's प्लेस इन हिस्ट्री? देखिए, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अशोक की जो शांतिवादी नीति थी उसने मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः नष्ट कर दिया, लेकिन ये शायद पूरी तरह सच नहीं है। क्यों? इसका राजनीतिक एकीकरण किया। उसे एक धर्म के रूप में, एक भाषा मुख्यतः प्राकृत और वस्तुतः एक लिपि ब्राह्मी, जो उसके अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त होती है, से बांधने की कोशिश की। लेकिन उसने दूसरी लिपियों का भी सम्मान किया। हाँ, देश को एकीकरण करने में उसने गैर भारतीय लिपियों जैसे खरोष्ठी, अरामी और ग्रीक का भी सम्मान किया। उसने बहुत सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई, गैर बौद्धों को भी दान दिए। उसने कभी बौद्ध विरोधी संप्रदायों पर हमला नहीं किया। टॉलरेंस उसकी पॉलिसी का कोर था। और प्रशासन? जैसा हमने देखा, वो मिशनरी गतिविधि के लिए जोश से भरा था। उसने साम्राज्य के दूरदराज के हिस्सों में अधिकारियों को नियुक्त किया, जैसे राजोक और धम्म महामात्र। इससे गंगा बेसिन जैसे विकसित इलाके और जो पिछड़े प्रांत थे, जैसे कलिंग, निचला दक्कन, उत्तरी बंगाल, उनके बीच प्रशासनिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने में मदद मिली। मतलब साम्राज्य ज्यादा इंटीग्रेट हुआ। हाँ, जो भौतिक संस्कृति, मटीरियल कल्चर साम्राज्य के केंद्र की विशेषता थी, वो इन क्षेत्रों में फैली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ट्रेड बढ़ा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है? सबसे बढ़कर अशोक इतिहास में शांति, अनाक्रमण, नॉन एग्रेशन और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति के लिए महत्वपूर्ण है। ये यूनिक था। क्या इसका कोई और उदाहरण था उस समय दुनिया में? प्रारंभिक भारतीय इतिहास में तो ऐसी नीति का कोई मॉडल नहीं था। दुनिया में भी शायद 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र में अखनाटन को छोड़कर कोई तुलनीय उदाहरण नहीं मिलता, जिसने कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। लेकिन अशोक को शायद अपने मिस्र के पूर्ववर्ती के बारे में पता नहीं था। हाँ, ये तो बहुत पहले की बात है। इसके विपरीत अशोक कौटिल्य से अच्छी तरह वाकिफ था, और कौटिल्य ने क्या सलाह दी थी कि राजा को हमेशा जीतने के लिए, कॉन्क्वेस्ट के लिए तत्पर रहना चाहिए। अशोक ने बिल्कुल उल्टा किया। एकदम उल्टा। अशोक ने विजय और आक्रमण की उस नीति को उलट दिया जिसका मगध के राजकुमारों ने कलिंग युद्ध तक 2 शताब्दियों तक पालन किया था।
और उसने अपने उत्तराधिकारियों को भी यही सलाह दी कि वे आक्रामक युद्धों को छोड़कर शांति की नीति अपनाएं। और क्या वो अपनी इस नीति पर टिका रहा? हाँ, वो अपनी नीति पर लगातार कायम रहा। और ये तब जब उसके पास विशाल सेना और पर्याप्त संसाधन थे। वो आसानी से और युद्ध छेड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं छेड़ा। इस अर्थ में अशोक अपने समय और पीढ़ी से बहुत आगे था। अब विजनरी कह सकते हैं। लेकिन क्या उसकी इस नीति का असर लंबे समय तक रहा? दुर्भाग्य से नहीं। अशोक की नीति का उसके अपने वाइसरॉय और जो सामंत राजा थे, उन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। अशोक के 232 ईसा पूर्व में सत्ता छोड़ने के बाद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। साम्राज्य बिखरने लगा। और पड़ोसियों पर? वो अपने पड़ोसियों को भी परिवर्तित करने में सफल नहीं हुआ। अशोक के सत्ता छोड़ने के महज 30 साल के भीतर उसके साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। ग्रीक आक्रमण। तो मतलब नीति आदर्शवादी थी, पर शायद व्यावहारिक नहीं रही उसके जाने के बाद। हाँ, कह सकते हैं। उसकी विरासत मिली जुली रही। एक महान आदर्श, लेकिन शायद उसे बनाए रखना मुश्किल था। अंत में इस अध्याय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दोहरा लेते हैं। जी। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मिस्र के राजा अखनाटन ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई। ये सिर्फ तुलना के लिए। हाँ, तुलना के लिए। फिर 273 से 232 ईसा पूर्व, ये अशोक का शासनकाल था। दोहराएं, 273 से 232 ईसा पूर्व। 232 BC। 232 ईसा पूर्व, अशोक ने सत्ता छोड़ी या उसकी मृत्यु हुई। दोहराएं, 232 ईसा पूर्व। 232 BC। और दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व, श्रीलंका में ब्राह्मी शिलालेख पाए गए, जो अशोक के मिशन की सफलता का प्रमाण है। जी बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे अध्याय के मुख्य बिंदुओं को, की टेकअवेज को फिर से दोहराते हैं, ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। हाँ, ये जरूरी है। पहला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसके मार्गदर्शन में? आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य के। उन्होंने विजय और कूटनीति, खासकर सेल्यूकस के साथ युद्ध और संधि से एक विशाल साम्राज्य बनाया। दूसरा, मौर्यों का साम्राज्य संगठन बहुत परिष्कृत था। एक केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसका उदाहरण पाटलिपुत्र का मॉडर्न 6 समितियां हैं। विशाल सेना थी, जिसके आंकड़े प्लिनी ने दिए हैं, और जिसका प्रशासन 30 अधिकारियों का बोर्ड करता था। और अर्थव्यवस्था पर राज्य का व्यापक नियंत्रण था। भूराजस्व, कर, एकाधिकार। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा पॉइंट, अशोक, मौर्य वंश का महानतम शासक। कलिंग युद्ध के बाद उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, पश्चाताप हुआ और उसने भेरी घोष युद्ध से धम्म घोष, धम्म विजय की ओर रुख किया। चौथा, अशोक के शिलालेख। ये उसके इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं। पूरे उपमहाद्वीप और उससे आगे भी पाए गए हैं। इनमें कई भाषाएं और लिपियां इस्तेमाल हुईं। प्राकृत मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक, अरामी और खरोष्ठी, और उसकी उपाधियां थीं देवानाम या पियद्दसी। पांचवां, अशोक का धम्म, ये क्या था? ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सहिष्णुता, अहिंसा और लोक कल्याण की नीति थी। इसे फैलाने के लिए उसने अधिकारी नियुक्त किए, धम्म महामात्र, शिलालेख खुदवाए और विदेशों में मिशन भेजे। लेकिन ये पूर्ण शांतिवाद नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक विजय और साम्राज्य को जोड़ने का एक तरीका था। इसका लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था। और छठा और आखिरी पॉइंट, अशोक की विरासत। उसने भारत को राजनीतिक एकीकरण दिया, सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और शांति की एक अनूठी नीति पेश की। हालांकि इसका उसके उत्तराधिकारियों या पड़ोसियों पर सीमित दीर्घकालिक प्रभाव रहा, लेकिन उसने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रसार किया और प्रशासन का एक मजबूत ढांचा दिया। बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, ये था मौर्य युग का एक विस्तृत विश्लेषण। मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को बार बार सुनें, अपने नोट्स बनाएं। देखिए, मौर्य प्रशासन, अशोक की नीतियों और जो स्रोत हैं जैसे अर्थशास्त्र, शिलालेख, मेगास्थनीज, इनको समझना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जहां तथ्य और शब्दावली पूछी जाती है, और मेंस के लिए जहां शासन, नीति परिवर्तन, ऐतिहासिक महत्व पर विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारतीय राजनीति और राज्य व्यवस्था की जड़ों को समझने में मदद करता है। आज भी हम गवर्नेंस के जो सिद्धांत देखते हैं, उनकी झलक हमें मौर्य प्रशासन में मिलती है। सेंट्रलाइजेशन,
ब्यूरोक्रेसी, वेलफेयर पॉलिसीज, इन सब की शुरुआत यहीं कहीं दिखती है। बिल्कुल। और ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत को समझने और एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं। सही कहा। तो अगर आपको मौर्य साम्राज्य पर ये गहरी चर्चा, ये विश्लेषण पसंद आया, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले विश्लेषण से चूक न जाएं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।